तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें आखिर किस बात की ओर इशारा कर रही थीं? क्या वाकई देश में करप्शन को लेकर जांच एजेंसियां सक्रिय तरीके से काम कर रही हैं, अपनी भूमिका अदा कर रही हैं? करप्शन के खिलाफ लड़ाई इतनी आसान नहीं है, ये सच है, आप भी जानते हैं और हम भी। मेहनत तो हर आदमी कर रहा है, लेकिन राजनीति में घुसते ही ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस का इस्तेमाल किया जाता है कि नेता मालामाल हो जाते हैं। जिनके पास घर नहीं होता वो घर हिंदुस्तान में तो छोड़िए, विदेशों में भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। विपक्ष की अगर बात करें तो इस वक्त उन सब के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैसे उनके हाथ से सत्ता ली जाए? तो क्या उसकी वजह करप्शन के खिलाफ हो रहा एक्शन है? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं। करप्शन के खिलाफ लड़ाई बेहद जरूरी है और इस लड़ाई के लिए जांच एजेंसियों का अधिकार मिलना उससे कहीं ज्यादा। वो इसलिए क्योंकि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति में कैसे जांच एजेंसियां कमजोर हुई और आज कैसे जांच एजेंसियां बेधड़क होकर काम कर रही हैं और करप्शन पर नकेल कस रही हैं। इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपके दिल में आखिर चल क्या रहा है। आपके से मतलब आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि कल तक खबर ये थी कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हो गया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इस्तीफा हुआ नहीं बल्कि सिर्फ विभाग लिया गया है। क्या है ये मामला, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के खिलाफ एंट्री बड़े धमाके के साथ की थी, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि 10 साल के अंदर ही उनकी कट्टर ईमानदार वाली पार्टी पर अब गहरे धब्बे लगने शुरू हो गए हैं। और जो पार्टी ये कहती थी कि हर एक का बायोडाटा रखकर नेता को चुनेंगे, अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, उम्मीदवार बनाएंगे, आज उनके नेता और मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं, मनीष सिसोदिया रिमांड पर हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने कुछ गलत किया, ये तो जांच एजेंसी के मिले सबूतों के आधार पर कोर्ट तय करेगा। लेकिन केजरीवाल और उनके छोटे और बड़े दोनों प्रकार के भाई यानी भगवंत मान जी ये जान गए हैं कि करप्शन वाले लीडर तो उनकी पंजाब में भी चुने गए थे। अब करें तो करें क्या? करप्शन को लेकर हमने आपसे शुरू में कहा था कि राजनीति में फैले वंशवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनके तार करप्शन से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ही जा रहे हैं, जिसकी जद में केजरीवाल की पार्टी के नेता भी आ गए। कैसे? वो ऐसे है कि सीबीआई ने 8 फरवरी को बुच्ची गोरंटला को दिल्ली आबकारी नीति के मामले में अरेस्ट किया था। बुच्ची के कविता के पूर्व ऑडिटर हैं। अब के कविता कौन है तो आपको बता दें कि के कविता तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं, जिनका नाम इस मामले में लंबे वक्त से लिया जा रहा है। वो बीआरएस से एमएलसी हैं। दरअसल ईडी ने शराब घोटाले में रिमांड पर रिपोर्ट में एमएलसी कविता का नाम लिया था, जिसका आधार अमित अरोड़ा का बयान बताया गया। इसके बाद दिसंबर में कविता के हैदराबाद के बंजारा हिल्स पर मौजूद घर पर सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए भी गई थी। उनका बयान भी लिया था। अमित अरोड़ा कौन है? अमित अरोड़ा वही शख्स हैं जिन्हें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का करीबी कहा जा रहा है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने परिवार से भले ही किसी न किसी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा हो, वंशवाद की राजनीति नहीं बढ़ाई हो, लेकिन भारत में परिवारवाद या वंशवाद की राजनीति के चुंगल में ऐसे घिरते दिखाई दे रहे हैं जिनकी जड़ें कहीं ना कहीं करप्शन में डूबी हुई हैं। हालांकि करप्शन की इस लड़ाई में केजरीवाल अभी भी खुद को बिल्कुल पाक साफ बता रहे हैं और सिसोदिया पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें बिल्कुल बेबुनियाद बता रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के अलावा बात करें अगर कांग्रेस की, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। पिछले दिनों जब ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था तो सड़क पर उतरकर कांग्रेस ने खूब हल्ला बोल किया था। करप्शन पर शिकंजा दूसरे राज्यों में भी कसा जा रहा है। बिहार की बात करें तो लालू यादव के परिवार का गहरा कनेक्शन देखा गया, जिस पर जांच एजेंसियों ने एक्शन भी लिया। अगस्त 2022 में एजेंसियों ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर आरजेडी से जुड़े लोगों पर छापेमारी कर उनसे पूछताछ की। इस घोटाले की जद में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सांसद बेटी मीसा भारती और अन्य करीबी नेता बताए जा रहे हैं। बिहार के बाद बात करते हैं झारखंड की। तो वहां के मुख्यमंत्री इस वक्त हेमंत सोरेन हैं, जो शिबू सोरेन के बेटे हैं। शिबू सोरेन के परिवार में भी बेटा, भाई, भाभी सब राजनीति से कनेक्ट रहे हैं, विधायक तो बन ही गए। अब जब हेमंत सोरेन सत्ता में हैं तो उनसे नवंबर 2022 में ईडी ने 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में पूछताछ की थी। बिहार झारखंड के बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल। दीदी की सरकार है, सिक्का दीदी का बोलता है, ये बात तो चुनावी नतीजों में दिख गई थी, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले ने ममता बनर्जी की नीयत को भी दर्शा दिया। शिक्षा मंत्री की इस मामले में कुर्सी तो गई ही, पार्थ चटर्जी की फजीहत और अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से निकले कैश ने ममता दीदी की नींद उड़ा दी थी। यहाँ तक कि आज ममता बनर्जी के भतीजे तक भी पहुंची है। ममता बनर्जी पर अपने भतीजों को बचाए जाने का आरोप भी लग रहा है। हालांकि मामला अभी जारी है, आगे क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एक मामले में घिरते दिखाई दिए। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला पर भी बैंक स्कैम को लेकर सवाल उठे। पूछताछ का दौर चल रहा है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती के करीबियों के यहाँ भी छापे पड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ चलते हैं। जनवरी और फरवरी में ईडी ने आईएएस अफसरों, कारोबारियों और कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापे मारे। तो कुल मिलाकर ईडी और सीबीआई की छापेमारी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा करप्शन के खिलाफ जारी इस जंग में चिदम्बरम और उनके बेटे के नाम भी हैं। तमिलनाडु में ईडी ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के घर और ठिकानों पर छापेमारी करके चीनी वीसा घोटाले से कमाए जाने वाले धन का पर्दाफाश भी किया। वहीं केरल में मुख्यमंत्री पिनारी विजयन के परिवार के खिलाफ सोने की तस्करी की जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर जो पुराने राजनीति के धुरंधर हैं, उनकी जांच चल रही है कि आखिर इतने से इतना कैसे हो गया। और अब सवाल यह भी है कि अगर बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है तो किस बात का बदला? प्रधानमंत्री जी ने कोई आज नई बात तो नहीं कर दी। जब से आए हैं तब से कह रहे हैं कि एक्शन तो होगा। ऐसे में अगर आप निर्दोष हैं, कुछ या फिर कुछ किया ही नहीं है, तो फिर घबराहट किस बात की है? तो ये तो थी करप्शन से जुड़े परेशान उन नेताओं और परिवार की कहानी जिन पर ईडी या सीबीआई के छापे चल रहे हैं, या जांच चल रही है, या पूछताछ हो रही है। अब बात करते हैं वापस से आपकी यानी आम आदमी पार्टी की। आपकी कहानी सबसे अलग है। कल तक संजय सिंह भी ये कहते दिख रहे थे कि इस्तीफा हो गया है, लेकिन अब खबर ये आई है कि विभाग में सिर्फ जिम्मेदारियां ली गई हैं सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की। दरअसल इससे जुड़ा एक पत्र जब उपराज्यपाल के पास पहुंचा तो ये देखा गया कि केजरीवाल ने यहाँ भी शायद कुछ झोल किया है। लिहाजा दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफों को अस्वीकार करने के साथ ही दोनों विभागों की जिम्मेदारी ले ली है। उपराज्यपाल के दफ्तर से इस्तीफा स्वीकार करने की वजह भी सामने आई है। इस इस्तीफे को अस्वीकार किए जाने को लेकर उपराज्यपाल के दफ्तर से जो वजह बताई गई है उसमें ये लिखा गया है कि सिसोदिया के इस्तीफे पर न तारीख लिखी है न इस्तीफा लिखा होना कहा जा रहा है। बताया गया कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा बिना डेट का है और सत्येंद्र जैन का 27 फरवरी को लिखा गया है। दरअसल एलजी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उनके पास इस बात का लेटर तो आया है कि 2 मंत्रियों को कार्य आवंटित किया जाए, यानी जो 2 नए मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम तो ज़रूर दिया गया है, लेकिन इस्तीफे का जिक्र उस लेटर में नहीं है। लिहाजा
उपराज्यपाल से अभी इस मामले में मुहर नहीं लगी है कि दोनों का इस्तीफा हो गया है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई खबर, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।